26 दिसंबर 1996 की सुबह कोलोराडो की बोल्डर में रहने वाली एक मां को अपने घर की सीढ़ियों पर 2.5 पन्नों का हाथ से लिखा फिरौती का पत्र मिलता है। पत्र में उनकी 6 साल की बेटी की सुरक्षित वापसी के बदले ठीक $1,18,000 की मांग की गई है। पैट्सी रैमजी सुबह 5:52 पर 911 नंबर पर कॉल करती हैं। 7 घंटे बाद उनके पति जॉन को बेसमेंट के वाइन सेलर में जॉन बेनेट का शव मिलता है। बच्ची के गले में हाथ से बना एक फंदा लिपटा हुआ है। उस फंदे पर डीएनए के ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कातिल की पहचान कर सकते हैं। 29 साल बीत जाने के बाद भी उन सबूतों की कभी जांच नहीं की गई। बोल्डर पुलिस 715 स्ट्रीट पर पहुंचती है और पहले ही घंटे के भीतर एक विनाशकारी फैसला लेती है। वे अपराध स्थल को सील नहीं करते। दोस्त, परिवार के सदस्य और एक पादरी घर में बेरोक टोक घूमते रहते हैं। अधिकारी 7 घंटे तक बेसमेंट की तलाशी नहीं लेते। फिरौती का पत्र रसोई के काउंटर पर रखा रहता है और मेहमान पास में ही बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर गुजरते मिनट के साथ सबूत खराब होते जा रहे हैं। आखिर वो जांच जिसे न्याय दिलाना चाहिए था, शुरू होने से पहले ही कैसे बिखर गई। जॉन बेनेट पैट्रिया रैमजी जिस भी कमरे में कदम रखती थीं, उसे अपनी चमक से भर देती थीं। 6 साल की उम्र में उसकी मुस्कान अजनबियों का दिल जीत लेती थी और उसकी हंसी के बारे में उसका परिवार कहता था कि वो दूसरों को भी खुश कर देती थी। उसे सजना संवरना और पूरे कोलोराडो में स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। उसके सुनहरे बाल और चमकती आंखों ने उसे कई खिताब और ट्रॉफियां दिलवाईं। लेकिन जॉन बेनेट सिर्फ एक सुंदर बच्ची ही नहीं थी। वो अपने बड़े भाई बर्क के लिए चित्र बनाती थी और हर रात अपने पिता से सोने से पहले कहानियां सुनाने की जिद करती थी। उनका परिवार बोल्डर के संभ्रांत सामाजिक हलकों में एक ऊंचा स्थान रखता था। जॉन रैमजे एक्सिस ग्राफिक्स नाम की कंप्यूटर वितरण कंपनी चलाते थे, जो सालाना $1 अरब से ज़्यादा का राजस्व कमाती थी। पैट्सी पूर्व मिस वेस्ट वर्जीनिया थीं, जो अपनी पूरी ऊर्जा अपने बच्चों और सामाजिक कार्यक्रमों में लगाती थीं। जॉन बेनेट हाई पीक्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, जहां शिक्षक आज भी उसकी गर्मजोशी और उत्साह को याद करते हैं। वो अपनी मां से कहती थी कि वो बड़ी होकर जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती है। परिवार के एक दोस्त ने बाद में याद करते हुए कहा था, उसमें ये खूबी थी कि वो आपको ऐसा महसूस कराती थी जैसे आप उस कमरे के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हों। 1996 के क्रिसमस के दिन की शुरुआत रैमजे के घर में उपहारों और हंसी मजाक के साथ हुई। परिवार अपने दोस्त फ्लीट और प्रिसिला वाइट के घर पर एक हॉलिडे पार्टी में गया था। घर लौटते समय रास्ते में जॉन बेनेट कार में ही सो गई। जॉन उसे उठाकर ऊपर ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। पैट्सी ने जॉन बेनेट के कपड़े बदलकर उसे पाजामा पहनाया और चादर उड़ा दी। घर में सन्नाटा पसर गया। अंगीठी के पास अभी भी 2 मोजे लटके हुए थे। उस घर के भीतर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनके जीवन के आखिरी सुकून भरे पल हैं। अगली सुबह पैट्सी रैमजे का सामना जिस मंजर से होने वाला था, वो क्रिसमस के अगले दिन की किसी भी कल्पना से परे था। वो सुबह करीब 5:45 पर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और सीढ़ियों पर बिखरे हुए हाथ से लिखे 3 पन्ने देखती हैं। पत्र की शुरुआत मिस्टर रैमजे शब्दों से होती है और जॉन बेनेट की वापसी के लिए $1,18,000 की मांग की जाती है। आप उम्मीद करेंगे कि फिरौती का पत्र छोटा और सीधा होगा, लेकिन ये 2.5 पन्नों तक फैला हुआ था, जिसमें नाटकीय भाषा और विशिष्ट निर्देश थे। इसमें कुछ ऐसा था जो बहुत अजीब लग रहा था। पैट्सी चिल्लाई और जॉन बेनेट के बेडरूम की ओर भागी। बिस्तर खाली था। उन्होंने फोन उठाया और सुबह 5:52 पर 911 पर कॉल किया। उनकी आवाज भयानक दहशत से कांप रही थी। उन्होंने डिस्पैचर से कहा, हमारी बच्ची का अपहरण हो गया है। अधिकारी रिक फ्रेंच और कार्ल वीच कुछ ही मिनटों में पहुंच गए। उन्होंने फिरौती के पत्र की जांच की, लेकिन एक गंभीर गलती कर बैठे। उन्होंने घर को एक संभावित अपराध स्थल के बजाय अपहरण की जगह के रूप में देखा। दोस्त और परिवार के लोग आने शुरू हो गए। सबूतों का खराब होना तुरंत शुरू हो गया। बोल्डर पुलिस ने FBI से संपर्क किया और मदद मांगी। पत्र में रैमजे परिवार को $1,18,000 तैयार रखने और सुबह 8 से 10 बजे के बीच फोन कॉल का इंतजार करने को कहा गया था। वो कॉल कभी नहीं आई। अपहरणकर्ता का कोई संपर्क हुए बिना कई घंटे बीत गए। दोपहर तक डिटेक्टिव लिंडा अर्न्ट घर में कई आम नागरिकों के साथ लगभग अकेली थीं। दोपहर करीब 1:05 पर उन्होंने जॉन रैमजे को घर की तलाशी लेने का सुझाव दिया। वो सीधे बेसमेंट की ओर गए। उन्होंने वाइन सेलर का दरवाजा खोला।
जॉन बेनेट फर्श पर बेजान पड़ी थी और उसका शरीर एक सफेद कंबल से आधा ढका हुआ था। एक पिता एक विशाल बेसमेंट के सीधे उसी कमरे में कैसे जा सकता है जहां उसकी बेटी का शव छिपा हुआ था? जॉन रैमजे ने जॉन बेनेट को उठाया और ऊपर ले आए। उन्होंने उसे क्रिसमस ट्री के पास लिटा दिया। डिटेक्टिव अर्न्ट ने बाद में उस पल का रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण दिया। उन्होंने एबीसी न्यूज से कहा, मैंने जॉन रैमजे की ओर देखा और मेरे गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। इस कदम ने शव और अपराध स्थल को पूरी तरह से दूषित कर दिया। इस एक पल ने पूरी जांच को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। फॉरेंसिक का एक ऐसा विनाशकारी विवरण सामने आया जिसने इस मामले को अमेरिकी आपराधिक इतिहास में सबसे अलग बना दिया। मेडिकल एग्जामिनर ने पाया कि जॉन बेने की मौत गला घोटने और सिर की हड्डी टूटने के कारण हुई थी। पेंट ब्रश के टूटे हुए हैंडल और सफेद डोरी से बना एक हाथ से निर्मित फंदा ही कत्ल का हथियार था। फंदे को देखने से पता चलता था कि इसे जानबूझकर बनाया गया है। जॉन बेने के कपड़ों पर एक अज्ञात पुरुष के डीएनए के अंश मिले, फिर भी उस फंदे को आज तक व्यापक डीएनए परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया है। जिस हथियार से इस बच्ची की जान ली गई उसकी कभी जांच ही नहीं हुई। सबूत का वो मुख्य टुकड़ा 29 साल से अछूता पड़ा है। बोल्डर पुलिस विभाग ने एक ऐसी जांच शुरू की जो तुरंत ही संघीय अधिकारियों के साथ टकराव में बदल गई। लॉरेंस शिलर की किताब परफेक्ट मर्डर परफेक्ट टाउन के अनुसार बोल्डर पुलिस और एफबीआई के बीच अधिकार क्षेत्र और रणनीति को लेकर पहले दिन से ही विवाद शुरू हो गया था। बोल्डर के जासूसों ने पहले कभी इतने बड़े मामले की जांच नहीं की थी। शहर में साल भर में औसतन 2 से भी कम हत्याएं होती थीं। डिटेक्टिव स्टीव थॉमस ने बाद में लिखा कि पहले 72 घंटों के दौरान सबूत इकट्ठा करने के महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी की गई थी। जांच अपनी पकड़ बनाने से पहले ही लड़खड़ा गई। गौर कीजिए कि कैसे वो फिरौती का पत्र आधुनिक आपराधिक इतिहास का सबसे ज्यादा विश्लेषण किया जाने वाला दस्तावेज बन गया। फॉरेंसिक भाषा विशेषज्ञों ने उन 2.5 पन्नों के हर शब्द की बारीकी से जांच की। पत्र में फिल्मों के संवादों का इस्तेमाल किया गया था। स्पीड और डर्टी हैरी जैसी फिल्मों के संदर्भ पूरे पत्र में थे। इसके अंत में SBTC लिखा था। हैंडराइटिंग विश्लेषण से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पैट्सी रैमजे को इस पत्र की लेखिका होने की संभावना से बाहर नहीं रखा जा सकता। परामर्श किए गए 6 विशेषज्ञों में से 4 ने पत्र और उनकी हैंडराइटिंग के नमूनों के बीच समानताएं पाई। जॉन रैमजे को निश्चित रूप से बाहर कर दिया गया। $1,18,000 की राशि इस पूरी जांच के सबसे रहस्यमयी विवरणों में से एक बनकर उभरी। ये राशि लगभग उतनी ही थी जितनी जॉन रैमजे को उस साल की शुरुआत में एक्सेस ग्राफिक्स से बोनस के रूप में मिली थी। ये जानकारी वेतन की पर्ची पर दर्ज थी। जांचकर्ताओं के अनुसार रैमजे परिवार के बाहर बहुत कम लोगों को इस विशिष्ट आंकड़े की जानकारी हो सकती थी। इस नंबर पर ध्यान दें क्योंकि ये संदिग्धों के दायरे को काफी छोटा कर देता है। या तो कातिल को परिवार की आर्थिक स्थिति की गहरी जानकारी थी या फिर वो पत्र घर के भीतर से ही आया था। फोरेंसिक टीमों ने जॉन बेने के कपड़ों और उसके नाखूनों के नीचे से डीएनए के अंश बरामद किए। वो डीएनए प्रोफाइल एक अज्ञात पुरुष का था। 2003 में उस प्रोफाइल को कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम में डाला गया। वो किसी से मेल नहीं खाया। 2008 में बोल्डर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने टच डीएनए विश्लेषण का उपयोग करके कपड़ों के दूसरे हिस्से पर भी उसी अज्ञात पुरुष प्रोफाइल की पुष्टि की। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैरी लेसी ने घोषणा की ये प्रोफाइल एक अज्ञात पुरुष की है और रैमजे परिवार के किसी भी सदस्य से मेल नहीं खाती। उनकी नज़र में डीएनए ने रैमजे परिवार को बेगुनाह साबित कर दिया था। हालांकि हर कोई इससे सहमत नहीं था। उस रात का घटनाक्रम कई कोणों से जांचने पर बिखरता हुआ नजर आया। रैमजे परिवार ने बयान दिया कि वे क्रिसमस की रात 9:30 से 10 बजे के बीच घर लौटे थे। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने करीब आधी रात को रसोई की लाइटें जलती देखी थीं। एक अन्य पड़ोसी का मोशन सेंसर अलार्म रात के किसी पहर में बज उठा था। बर्क रैमजे ने शुरुआत में जांचकर्ताओं को बताया कि वो सीधे सोने चला गया था। बाद में उसने स्वीकार किया कि वो जाग रहा था और एक खिलौने से खेल रहा था। एक रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में उसने बाल मनोवैज्ञानिक से कहा, मैं बस वहां नीचे खेल रहा था। आखिर ये विवरण बार बार क्यों बदल रहे थे? फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्नर स्पिट्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच की और घटनाओं का एक ऐसा क्रम तैयार किया जो आधिकारिक थ्योरी को चुनौती देता था। सिर की हड्डी में साढ़े 21 सेंटीमीटर लंबी दरार थी। ये या तो गला घोंटने से पहले हुई थी या उसी समय। सिर की चोट और मौत के बीच के समय को लेकर विशेषज्ञों के बीच अभी भी विवाद है।
कुछ फॉरेंसिक विशेषज्ञों का तर्क है कि चोटें दो अलग-अलग हमलों की ओर इशारा करती हैं। अन्य का मानना है कि ये एक ही निरंतर हमला था। डॉक्टर जॉन मेयर द्वारा दाखिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जॉन बेनेट के साथ यौन शोषण भी हुआ था। पूरी फॉरेंसिक तस्वीर एक भयानक जटिल अपराध को उजागर करती है, जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इस मामले की हर थ्योरी जांचकर्ताओं को उन्हीं अनुत्तरित सवालों की ओर ले जाती है। सबूत ऐसे अंतर्विरोधों में बंट जाते हैं जिन्हें 29 साल का विश्लेषण भी नहीं सुलझा पाया है। जांच के शुरुआती घंटों से ही एक नाम सबसे ऊपर रहा। जॉन और पैट्सी रामजे वर्षों तक बोल्डर पुलिस के संदेह के घेरे में रहे। अभियोजकों ने फिरौती के पत्र को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया कि अपराध स्थल को सजाया गया था। उनका तर्क था कि बाहर से आया कोई घुसपैठियां घर के अंदर बैठकर 2.5 पन्नों का पत्र लिखने में समय बर्बाद नहीं करेगा। रैमजे परिवार ने कुछ ही दिनों के भीतर वकील और एक जनसंपर्क टीम नियुक्त कर ली। डिटेक्टिव स्टीव थॉमस के अनुसार माता पिता ने 4 महीने तक औपचारिक पुलिस पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका व्यवहार जांचकर्ताओं को उन दुखी माता पिता जैसा नहीं लगा जो अपनी बेटी के कातिल को खोजने के लिए बेताब हों। लेकिन डीएनए साक्ष्य ने एक चौंकाने वाला विपरीत तर्क दिया। जॉन बेनेट के कपड़ों पर मिली अज्ञात पुरुष की प्रोफाइल जॉन, पैट्सी या बर्क रैमजे से मेल नहीं खाती थी। ये जांच के दौरान परखे गए परिवार के किसी भी दोस्त या सहयोगी से भी मेल नहीं खाती थी। अगर रैमजे परिवार ने अपराध स्थल को सजाया था तो वहां एक अज्ञात पुरुष के डीएनए की मौजूदगी को समझाना लगभग असंभव हो जाता है। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क है कि केवल यही सबूत परिवार को निर्दोष साबित करने के लिए काफी है। जॉन रैमजे ने बार बार मीडिया से कहा, डीएनए का पीछा कीजिए। भौतिक साक्ष्य एक बात कहते हैं तो व्यवहार संबंधी साक्ष्य दूसरी। एफबीआई के पूर्व प्रोफाइलर जॉन डगलस के अनुसार, जिन्होंने रैमजे परिवार को सलाह दी थी, अपराध स्थल ऐसी विशेषताएं दिखाता है जो माता पिता द्वारा की गई हत्या से मेल नहीं खाती। डगलस का तर्क है कि फंदा उस तरह की हिंसा को दर्शाता है जो आमतौर पर यौन अपराधियों से जुड़ी होती है, ना कि माता पिता द्वारा किए गए किसी आकस्मिक हादसे को छिपाने से। अन्य लोग इससे असहमत हैं। पूर्व बोल्डर जासूस स्टीव थॉमस ने अपनी 2000 की किताब में एक थ्योरी दी थी कि पैट्सी ने बिस्तर गीला करने की घटना के दौरान अनजाने में जॉन बेनेट को मार दिया और फिर अपराध स्थल को सजाया। थॉमस के पास इस थ्योरी के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं था। वो पूरी तरह से व्यवहारिक विश्लेषण और फिरौती के पत्र की समानताओं पर निर्भर थे। 9 साल के बर्क रैमजे को भी भारी जांच का सामना करना पड़ा, जो वयस्क होने तक उसके पीछे रही। 2016 की एक सीबीएस डॉक्यूमेंट्री ने सुझाव दिया कि बर्क ने रसोई के काउंटर पर मिली एक भारी टॉर्च से जॉन बेनेट पर हमला किया था। बर्क ने सीबीएस पर $75 करोड़ का मुकदमा किया। मामला अदालत के बाहर ही सुलझ गया। बर्क को अपराध से जोड़ने वाला कोई भौतिक सबूत नहीं मिला। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इस बात पर बटे हुए हैं कि क्या 9 साल के बच्चे में इतनी ताकत हो सकती है कि वह पोस्टमार्टम में बताई गई सिर की हड्डी को तोड़ सके। क्या वाकई कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? गैरी ओलिवा, रैमजे के घर के पास रहने वाला एक सजायाफ्ता यौन अपराधी, हत्या के सालों बाद एक संदिग्ध के रूप में सामने आया। जब उसे किसी और आरोप में गिरफ्तार किया गया तो जांचकर्ताओं को उसके बैग में जॉन बेनेट की एक तस्वीर मिली। अदालती दस्तावेजों के अनुसार ओलिवा ने जेल से ऐसे पत्र लिखे जिनमें वो संलिप्तता स्वीकार करता हुआ लग रहा था। उसने अपने एक पूर्व सहपाठी को कथित तौर पर लिखा, मैंने उस लड़की को चोट पहुंचाई थी। जॉन बेनेट की मौत के मामले में ओलिवा पर कभी औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाए गए। खबरों के मुताबिक उसका डीएनए अपराध स्थल पर मिली अज्ञात पुरुष की प्रोफाइल से मेल नहीं खाया। कल्पना कीजिए कि आप एक ग्रैंड जूरी के सदस्य हैं जो इस मामले में 13 महीनों की गवाही और सबूतों की समीक्षा कर रहे हैं। अक्टूबर 1999 में बोल्डर काउंटी की ग्रैंड जूरी ने जॉन और पैट्सी रैमजे पर बाल शोषण के परिणाम स्वरूप मौत के आरोप लगाने के लिए मतदान किया। उन्होंने इस आरोप के पक्ष में भी मतदान किया कि माता-पिता ने हत्या करने में किसी अज्ञात व्यक्ति की मदद की थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलेक्स हंटर ने अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुकदमा चलाने के लिए सबूत नाकाफी हैं। हंटर ने प्रेस से कहा कि मेरे पास मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। ग्रांड जूरी का फैसला 14 साल तक सीलबंद और गुप्त रहा, जब तक कि एक अदालती आदेश ने इस चुप्पी को नहीं तोड़ दिया।
एक तरफ व्यवहारिक सबूत परिवार की ओर इशारा करते हैं, फिरौती का पत्र, बनावटी अपराध स्थल और सहयोग में देरी, ये सब संलिप्तता का सुझाव देते हैं। दूसरी ओर डीएनए सबूत एक घुसपैठिए की ओर इशारा करते हैं। कई वस्तुओं पर एक अज्ञात पुरुष की प्रोफाइल मिलती है। ग्रैंड जूरी का मानना था कि दोनों हकीकतें साथ साथ मौजूद हैं। उनके अभियोग ने सुझाव दिया कि या तो माता पिता ने अपराध किया है या वे जानते हैं कि किसने किया और उसे छिपाने में मदद की। फिर भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने उन 12 नागरिकों के फैसले को दरकिनार कर दिया जिन्होंने सभी सबूतों की समीक्षा की थी। फिर 2013 में एक अदालती आदेश ने सीलबंद अभियोग को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर किया। तब सब कुछ बदल गया। सालों तक रुकी हुई जांच के बाद जेनेटिक वंशावली एक ऐसी तकनीक के रूप में उभरी जो आखिरकार इस हत्या को सुलझा सकती थी। 2022 में बोल्डर पुलिस ने घोषणा की कि वे उन्नत जेनेटिक वंशावली परीक्षण के लिए अज्ञात पुरुष डीएनए प्रोफाइल जमा कर रहे हैं। ये तकनीक सार्वजनिक डेटाबेस के माध्यम से अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने के लिए डीएनए का पीछा करती है। इसी ने गोल्डन स्टेट किलर केस और देश भर में दर्जनों अनसुलझे मामलों को सुलझाया है। जांचकर्ताओं और रामजे परिवार ने सतर्क आशा व्यक्त की। महीनों बाद जो नतीजा आया उसने कुछ नहीं बदला। कोई मिलान नहीं हुआ। जेनेटिक वंशावली की खोज उस अज्ञात पुरुष की पहचान करने में विफल रही जिसका डीएनए जॉन बने के कपड़ों पर मिला था। जो तकनीक देश भर में अनसुलझे मामलों को सुलझा रही है, वह इस मामले में कोई सुराग नहीं दे पाई। फिर भी इस निराशा के पीछे एक और भी बड़ा घोटाला छिपा है। आधुनिक फोरेंसिक तकनीक का उपयोग करके उस फंदे का कभी भी व्यापक डीएनए विश्लेषण नहीं किया गया है। वो डोरी जो एक 6 साल की बच्ची के गले में लिपटी थी, वो अभी भी अछूती है। जॉन रैमसी ने सार्वजनिक रूप से विनती की, उस हथियार की जांच करें। बोल्डर पुलिस ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्होंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। सोचिए कि आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान 2026 में क्या कर सकता है। टच डीएनए विश्लेषण दशकों पहले छुई गई सतहों से भी प्रोफाइल निकाल सकता है। उन्नत जेनेटिक वंशावली डीएनए के छोटे टुकड़ों से भी व्यक्तियों की पहचान कर सकती है। फोरेंसिक प्रयोगशालाएं अब नियमित रूप से 1960 और 70 के दशक के उन मामलों को सुलझा रही हैं जिनके सबूत पहले जांच के लिए बहुत खराब माने जाते थे। तकनीक मौजूद है, सबूत स्टोर रूम में रखे हैं। कत्ल का वो हथियार जो कातिल का नाम बता सकता है, वो अब तक के सबसे शक्तिशाली पहचान उपकरणों से अछूता है। ये विफलता आपराधिक जांच के हर सिद्धांत के खिलाफ है। पैट्सी रैमसी की 24 जून 2006 को जॉर्जिया के रॉसवेल में डिम ग्रंथि के कैंसर से मृत्यु हो गई। वो 49 वर्ष की थीं। उन्होंने अपनी बेटी के मामले में कभी कोई समाधान नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक एक ऐसे अपराध के लिए सार्वजनिक संदेह के घेरे में बिताया जो उनके खिलाफ कभी साबित नहीं हुआ। जॉन रैमसे ने बाद में कहा, वो ये जाने बिना ही अपनी कब्र में चली गईं कि उसकी बेटी का कातिल कौन था। पैट्सी को जॉर्जिया के मैरिएटा में सेंट जेम्स एपिस्कोपल कब्रिस्तान में जॉन बेनेट के पास दफनाया गया है। माँ और बेटी अगल बगल आराम कर रही हैं। दोनों में से कोई भी कभी सच नहीं जान पाएगा। रैमसे मामला एक राष्ट्रीय जुनून में बदल गया जिसने मीडिया की अटकलों की विनाशकारी शक्ति को उजागर कर दिया। टेलीविजन चैनलों ने महीनों तक इसका दैनिक कवरेज दिखाया। अखबारों ने असत्यापित थ्योरी को सुर्खियों के रूप में छापा। परिवार को बिना किसी अभियोग के आरोपों का और बिना किसी मुकदमे के फैसले का सामना करना पड़ा। मीडिया विश्लेषकों के अनुसार इस मामले ने ओजे सिम्पसन मुकदमे के बाद से किसी भी आपराधिक जांच की तुलना में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। जॉन बेनेट की सौंदर्य प्रतियोगिता वाली तस्वीरें लगातार प्रसारित होती रहीं। तस्वीरों के पीछे की उस बच्ची को कौन याद रखता है? जॉन रैमसे 2020 के दशक में भी भौतिक साक्ष्यों के उन्नत प्रशिक्षण की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने 2011 में दोबारा शादी की और कहीं और चले गए। बर्क रैमसे ने तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाया और वो सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहते हैं। कई साक्षात्कारों में जॉन रैमसे ने सबूतों के रखरखाव को लेकर बोल्डर पुलिस विभाग के रवैये पर निराशा जताई है। उन्होंने जांचकर्ताओं और मीडिया से कहा, उस हथियार की जांच के बिना गुजरने वाला हर दिन न्याय से इनकार करने जैसा है। संस्थागत निष्क्रियता के हर गुजरते साल के साथ परिवार का दर्द बढ़ता ही गया। इस मामले ने पुलिस के बड़े बच्चों की हत्या के मामलों की जांच के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। देश भर के पुलिस विभागों ने अपराध स्थल के नियमों में बदलाव किया ताकि उन गलतियों से बचा जा सके जिन्होंने रैमसे जांच को बर्बाद कर दिया था। FBI ने फिरौती के उन मामलों के लिए बेहतर दिशा निर्देश विकसित किए जिनमें संभावित अपराध स्थल शामिल होते हैं।
कोलोराडो ने पीड़ितों की मदद के संसाधनों को मजबूत करने के लिए कानून पारित किया। इस मामले ने बाल सौंदर्य प्रतियोगिता उद्योग और नन्हे कलाकारों के शोषण के बारे में भी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। बोल्डर के पुलिस विभाग में कई दशकों में नेतृत्व में बदलाव हुए। मामला कम से कम 5 मुख्य जांचकर्ताओं के हाथों से गुजरा। 2023 में एक नई अनसुलझे मामलों की टीम ने नए नजरिए से सभी भौतिक साक्ष्यों की समीक्षा की। कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपडेटेड फॉरेंसिक सहायता प्रदान की। गवर्नर जेरेड पुलिस ने सार्वजनिक रूप से मांग की कि मामले को पूर्ण अधिकार और संसाधनों वाली एक विशेष टास्क फोर्स को सौंप दिया जाए। 2026 की शुरुआत तक वो फंदा अभी भी साक्ष्य भंडार में रखा है। अमेरिका की सबसे कुख्यात अनसुलझी हत्याओं में से एक का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य उस परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो 29 साल के सवालों को खत्म कर सकता है। जॉन रैमजी ने 2024 में कैमरों के सामने आकर सीधी अपील की। उन्होंने बोल्डर पुलिस से साक्ष्यों को स्वतंत्र जांच के लिए सौंपने को कहा। उन्होंने इस प्रक्रिया का खर्च खुद उठाने की भी पेशकश की। उनकी आवाज़ में उस पिता का दर्द है जिसने अपनी 6 साल की बेटी को दफनाया और 3 दशक जवाब पाने के लिए संघर्ष किया। पूर्व FBI एजेंट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ जेम्स फिट्जगेराल्ड ने जांच की इस मांग का समर्थन किया। फिट्जगेराल्ड ने कहा, उस फंदे की जांच न करने का कोई वैध जांच कारण नहीं है। हथियार एक सुरक्षित सुविधा में रखा है, उससे जवाब निकालने का विज्ञान भी मौजूद है। लगभग 29 साल बीत चुके हैं जब एक प्यारी सी मुस्कान और जानवरों की मदद करने का सपना देखने वाली 6 साल की बच्ची अपने ही बेसमेंट में मृत पाई गई थी। जॉन बने रैमजी आज 35 साल की होती। उसके कत्ल का हथियार सबूतों के भंडार में पड़ा है। पेंट ब्रश और सफ़ेद डोरी से बना वो फंदा आज भी उस फॉरेंसिक तकनीक से अछूता है जो इससे कहीं ज़्यादा पुराने मामलों को सुलझा रही है। एक परिवार अभी भी उन जवाबों का इंतजार कर रहा है जो 29 साल की जांच देने में नाकाम रही है। न्याय कभी खत्म नहीं होता, लेकिन यह कार्रवाई की मांग करता है। वो फंदा आज भी खामोशी में अपने राज छुपाए बैठा है।